हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो जैसा कि आपको हेडिंग देख के पता चल रहा होगा आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये क्लास 9th का आपसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में जो आप जाओगे 9th क्लास का जो रिजेम्बलेंस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, क्लास 11th में। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल ही केमिस्ट्री को समझने के लिए पॉइंट्स आपके समझ में आने चाहिए। एक्चुअली बात करो, आपका केमिस्ट्री अगर कहीं से शुरू होता है तो एक्चुअल स्टैंडर्ड केमिस्ट्री जो है आपका वो क्लास 9th से ही शुरू होता है। तो अगर आप लोग इसको देख रहे हो पहली बार तो पूरी तरह से फोकस होकर देखोगे, क्योंकि केमिस्ट्री के आज के बाद से जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग 9th से आगे पढ़ोगे वो सब हायर क्लास में आपको कहीं ना कहीं यूज आएंगे। तो चलिए पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी आप यहाँ से पैरेलली क्या करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। तो चलिए मैं एक जोश और एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि मैटर होता क्या है, राइट। तो इसका बेसिक डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, कोई भी ऐसा फिजिकल सब्सटेंस या एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, राइट। कि उसके पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रेस्ट मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ क्या हो, जगह छेकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर और सब्सटेंस, राइट। तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एनीथिंग हैविंग रेस्ट मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस हैविंग सम वॉल्यूम। तो देखिए ये पूरा यूनिवर्स की बात करें तो ये दो ही चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका मैटर और सब्सटेंस और दूसरी क्या होती है, एनर्जी, राइट। दूसरा जो मैटर के अलावा कुछ चीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट, कि जो आपका इंटायर यूनिवर्स बना है वो दो ही तरह की चीजों से मिलकर बना है, एक क्या होता है आपका मैटर और सब्सटेंस और दूसरी क्या होती है, एनर्जी। मैटर किसको बोलते हैं, राइट, जिसके पास क्या कुछ ना कुछ मास होता हो, राइट। लेकिन जैसे आपके पास फोटोन है उसका कोई मास नहीं होता, सनलाइट है उसका कोई भी मास नहीं होता, राइट। तो इस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तब जो मैटर है इसको क्लासिफाई कैसे किया गया, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में आपको ये बात सेट करना है कि मैटर को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए मैटर का जो क्लासिफिकेशन है दो बेसिस पे किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए जो आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली आपका माइक्रो, इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स लार्जर स्केल पे जो चीज आप देख पाते हो, जैसे उसका मास कितना है, राइट, जिसको आप मेजर कर पाते हो, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसकी डेंसिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही पूछा जाएगा कि सर तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली बोलते हैं जब किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कोई चेंज है, दैट मीन सिंपली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के वजह से जो कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं उस चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या होता है, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक कौन सी प्रॉपर्टी होगी, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या समझोगे, एटॉमिक लेवल की, राइट, दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंजेज आते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज, तब उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज आएगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसको। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको बाहर से दिखता है, जो चेंजेज आप देख पाते हो, उन सब रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं, राइट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज आते हैं, उसके केमिकल बिहेवियर्स में चेंजेज आते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, दैट मीन्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेज आएंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम सॉलिड होता है, राइट, उसको खुला हवा में छोड़ दोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड में। दोनों बिल्कुल अलग तरह का सब्सटेंस, राइट। लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है वो आपका क्या होता है, अगर आपके पास सॉलिड आइस है उसको आप पिघलाओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में वो रहेगा क्या, H2O ही, राइट। तो एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे कोई भी चेंजेज जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो नहीं आता है, राइट। तो चलिए देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो किसी सब्सटेंस को मेनली कितने पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं,
जिसका क्या हो, फिक्स्ड शेप हो, और दूसरा चीज क्या हो, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड क्या होगा, वैसा सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो राइट, इसका तो वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, बट अगर शेप की बात करें तो वो क्या होता है, वेरिएबल शेप। कि इसको जिस भी बर्तन में, कंटेनर में रख दोगे, ये लिक्विड क्या करेगा, उसी का शेप ले लेगा। जैसे आपके पास वाटर है या मिल्क है, उसको अगर आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप में जाएगा, राइट। कढ़ाई में रखोगे तो कढ़ाई के, दैट मींस जिस भी बर्तन में रखोगे क्या होगा, उस शेप में चला जाएगा, राइट। सिमिलरली गैस के बारे में क्या होता है, ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। तो इसके बारे में क्या बोलोगे, शेप नॉट फिक्स्ड, शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, और वॉल्यूम ये भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कि आपका बेसिक सा डिफरेंस हो गया। लेकिन जो मैंने ये 3 डायग्राम बनाए, इससे एक्चुअली हमें समझ में आएगा कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या होता है। तो यहां ध्यान से देखिए, इसके बीच में जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल स्पेस among पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, नेग्लिजिबल स्पेस होगा, और इसी स्पेस, जिस स्पेस की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलता है, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, राइट। जो हम जिस स्पेस की यहां बात कर रहे हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, वो कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट मीन्स किसी भी 2 एटम या मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और सॉलिड के केस में ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड की बात करें तो स्लाइटली क्या होता है, हायर स्पेस होता है, राइट। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, सॉलिड के लगभग कंपेरेबल होता है, बट सॉलिड से रिलेटिवली क्या होता है, मोर स्पेस होता है, राइट। मोर क्या बोल सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है, बट वेरी वेरी लेस कंपेयर टू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैस। तो ये चीज समझ में आ गया कि लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, बट गैस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड, बट वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी क्या बोल सकते हैं, लेकिन गैस के कंपेयर में ध्यान से देखिए, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड। सॉलिड के रेस्पेक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम गैस से कंपेयर करें तो गैस के रेस्पेक्ट में यहां क्या होता है, काफी कम होता है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को सिंपली अगर डाटा से बात करें तो अगर मान लीजिए जो सॉलिड के केस में कितना है, हाफ एंगस्ट्रम है, तो लिक्विड के केस में 1 एंगस्ट्रम, 1.5 एंगस्ट्रम का स्पेस हो सकता है, 2 एंगस्ट्रम का स्पेस हो सकता है। लेकिन जब गैस की बात करेंगे तो वह 1000 ऑफ एंगस्ट्रम में चला जाता है। दैट मीन सॉलिड में क्या होगा, नेग्लिजिबल स्पेस, उससे थोड़ा सा ज्यादा कहां आएगा, लिक्विड में। जैसे ही गैस में जाएंगे मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, काफी लार्ज हो जाएगा, राइट। तो वही अगर हम इसकी बात करें, थर्ड केस जो अपने पास क्या है, गैस का है, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए जो स्पेस है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे कि इसके बीच में हम अगर स्पेस की जो बात कर रहे हैं कि सॉलिड के केस में क्या है, बहुत ही कम है, इसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इस केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सॉलिड है इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, या तो वो आयनिक इन नेचर होता है या फिर मेटालिक इन नेचर होता है। तो
ध्यान रखिएगा जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो मोस्टली क्या होंगे, या तो आयंस के फॉर्म में होंगे, जैसे Na+ है, Cl- है, तो आयंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इसलिए उसके बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। या फिर क्या होंगे, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, राइट। तो दैट्स वाई इसके बीच ये फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा, और फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस क्या रहेगा, लगभग नेग्लिजिबल। अगर वही बात करें लिक्विड की, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। तो इसके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है, क्या होता है, लेस देन सॉलिड। लेकिन जैसे ही बात करोगे गैस से, तो गैस के रेस्पेक्ट में यहां क्या होता है, फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। और यहां पे अगर गैस के केस में बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी वेरी लेस, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसके पीछे देखो सिंपली एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12 mv², या उसी को हम लोग बोलते हैं 3/2 kT। तो देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी 12 mv², ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में वही वैल्यू 3/2 kT हो जाता है। इसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बोलता है, जहां के आपका कहलाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1.38 × 10⁻⁻24 जूल सेकेंड। अब देखो के को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैल्यू क्या होता है 1.38 × 10⁻⁻24 जूल सेकेंड। अब देखो इस चीज को समझो कि कहीं पे के तो एक कांस्टेंट, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिलेटिवली गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जिग-जैग हर एक पार्टिकल मूव करता रहता है हाई स्पीड से। इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। अब बताओ अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होकर आ जाता है, लिक्विड में। टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस क्या होता है, लिक्विड में आता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है, जब कोई गैस कहाँ हो, लिक्विड स्टेट में हो टेम्परेचर कम करने के बाद, तो इसको पता होगा क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझ में आया, जब कोई भी गैस क्या होगा, ठंडा होकर लिक्विड में आएगा तो कंडेंसेशन कहलाएगा। अब बताओ ठंडा करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा इस पार्टिकल के बीच का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, रुकना शुरू होगा। इसलिए इस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बीच मूवमेंट कम होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल मूव भी कम करेंगे, और जैसे ही वापस हम लिक्विड से सॉलिड आते हैं, बताओगे जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडा करते हैं किसी लिक्विड को तो वो क्या होता है, सॉलिड में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग है, पता होगा, राइट। कोई भी जब लिक्विड क्या होता है, सॉलिड फेज में आता है, लिक्विड कोई सॉलिड में आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो फ्रीज कर गया, राइट। तो अब देखो इस प्रोसेस में टेम्परेचर और घट गया, जिसके वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, और कम हो जाएगी, और एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, अपने एक सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होता है, टच हो जाता है। इसके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम स्पेस रह जाता है। तो कोई भी जो एक पार्टिकल है अपने जगह पे बस वो ऑक्सीलेट कर सकता है, अपने जो मीन पोजीशन, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है तो लेफ्ट राइट सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है या ऑक्सीलेट कर सकता है, राइट। ये कभी भी सॉलिड अपना पोजीशन छोड़ता नहीं है, जिस पोजीशन पे। तो अब देखो इसके पीछे रीजन समझो, सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो आप बस हिल डुल सकते हो, कहीं आ जा नहीं सकते, राइट। ये चीज समझ में आया। और जब पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है तो उसका शेप क्या होगा, फिक्स होगा। अब कोई सब्सटेंस है, उसका कोई भी पार्टिकल अगर मूव ही नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होगा, शेप फिक्स्ड होगा। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि सॉलिड का शेप क्यों फिक्स होता है, राइट। और किसी का अगर शेप फिक्स होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा ही। तो ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं आप उसको नोट करो और अपने से डिटेल्स में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावे दो और सब्सटेंस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिसाइड किया गया, वो है आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दो सब्सटेंस, दो पार्ट कौन कौन से हैं,
एक है आपका प्लाज्मा। आप प्लाज्मा जानते हो क्या होता है? प्लाज्मा के बारे में सिंपली याद क्या रखोगे, ये क्या होता है? आयनाइज्ड गैस होता है, या क्या बोल सकते हैं? सुपर एक्साइटेड गैस। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या रहता है? वेरी हाई। टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा। और अब आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंस आपको पता होगा, राइट। जैसे आपको पता होगा हीलियम बल्ब होता है या फिर नियन साइन बल्ब होते हैं, राइट। तो नियन साइन बल्ब में क्या रहता है? आयनाइज्ड नियन साइन बल्ब, राइट। जो आपको देखते हो ब्लू कलर का लाइट बहुत बार डिटेक्टिव वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें मेनली आयनाइज्ड नियन गैस रहता है। उसके अलावा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, राइट। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो मेनली कौन सा गैस यूज किया जाता है? हीलियम गैस। ये याद रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या कौन सा गैस यूज किया जाएगा? हीलियम, आयनाइज्ड हीलियम, वो भी प्लाज्मा होता है। नियन साइन बल्ब में कौन सा गैस यूज किया जाता है? नियन, वो भी एक प्लाज्मा होता है। उसके अलावा घर में आपने मरकरी ट्यूब्स देखे होंगे, उसके अंदर भी क्या होता है? प्लाज्मा होता है। उसके अलावा जितने भी स्टार्स और सन जो है वो जो ग्लो करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? प्लाज्मा के वजह से, राइट। तो जितना भी स्टार्स और सन है वो क्या है? प्लाज्मा का बना हुआ रहता है। तो आपको प्लाज्मा होता है कि एक आयनाइज्ड गैस है, सुपर एक्साइटेड गैस रहता है, राइट, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, जितना भी एग्जांपल्स मैंने बताए वो। और उसके अलावे जो एक और पार्टिकल बोला जाता है, दैट इज योर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब जो आपका ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीईसी। देखिए 1912 की बात है या 1920 के आसपास, राइट, 1920 की। सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस, राइट, एक फिजिसिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस दिए थे, राइट। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का। बाद में आइंस्टीन आए, उन्होंने क्या किया? उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। उसके अलावा और भी कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में उस चीज़ को सिंथेसाइज किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन सब के नाम्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो सारे नाम्स, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, तो सिंपली समझो कि कोई भी अगर गैस है, अगर उसकी हम डेंसिटी की बात करेंगे तो ये डेंसिटी ऑफ एयर से लगभग जो है आप बोल सकते हो 100,000 टाइम, मतलब लगभग 10⁵ टाइम्स कम होता है। और उस डेंसिटी वाले गैस को हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कूल कर देता है, वेरी कूल, लगभग 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वही सब्सटेंस क्या कहलाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। इसके बारे में अगर और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो राइट, केमिस्ट्री फॉर किड्स करके एक चैनल है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। इसका लिंक इवन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। आपके सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस इतना ही ध्यान रखना कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं? गैसियस सब्सटेंस की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, राइट। तो दैट लो डेंसिटी गैस इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सारे थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बेसिस पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। ना अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो जो भी सब्सटेंस है वो मेनली कितने पार्ट में होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, राइट। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो एक ही काइंड ऑफ मैटर से बना हो, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल काइंड ऑफ मैटर, जो एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होता है, एक ही काइंड ऑफ मैटर से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस के बारे में ध्यान रखना कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों ही स्टेट में उसका क्या होता है? कंपोजिशन सेम रहता है, राइट। कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं आते हैं। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर है, आप जानते हो, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में मिला दो, वो आपका क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा, या उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसको 2 क्लासिफाई किया जाता है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होगा? जो यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। ध्यान रखिएगा, जो 2 या 2 से अधिक तरह के सब्सटेंस को हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ये वर्ड इससे जोड़ के रखिएगा कि यूनिफॉर्म मतलब जैसे आपके पास क्या है? पानी है, उसमें नमक आप घोल दो
तो आप बता सकते हो क्या पानी ऊपर में ज़्यादा नमकीन होगा या नीचे में? नहीं, वो थ्रू आउट हर जगह एक जैसा टेस्ट रहता है। लेकिन अगर वही हम बोल रहे हैं कि आपके पास कोई मिल्क है जिसके ऊपर क्रीम है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सर क्रीम ऊपर से अलग दिख रहा है, मिल्क नीचे अलग दिख रहा है, राइट? तो उसके अंदर आप चेंजेस देख सकते हो। तो जो थ्रू आउट एक जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। कि मतलब क्या होगा कि कहीं पे कुछ वो अलग दिख रहा है, कहीं पे अलग दिख रहा है। जैसे आप क्या कर सकते हो कि मिट्टी को पानी में घोल दो, देखो मिट्टी तो आपको ऊपर पे घुला हुआ गंदा जैसा दिखेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो वहां बिल्कुल अलग तरह से दिखेगा। इवन कुछ जो मिट्टी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के या ग्रास के रूट्स होंगे वो ऊपर पे तैरने लगेगा, तो हर जगह वो थ्रू आउट एक जैसा नहीं है, तब उसको क्या बोलता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ना अब होमोजीनियस को बहुत बार सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। होमोजीनियस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ट्रू सॉल्यूशन, राइट? तो ध्यान रखिएगा जो सॉल्यूशन बनता है वो किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो जो मिक्सचर बनता है उसमें दो तरह का सब्सटेंस रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट का साइज 1 एंगस्ट्रम के आसपास रहता है या उससे छोटा होता है, बताओगे 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर को ही क्या बोलता है? एंगस्ट्रम बोलता है। तो अगर पार्टिकल का साइज क्या रहे? 1 एंगस्ट्रम के आसपास का वैल्यू रहे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रम से लेके 1000 एंगस्ट्रम के आसपास का रहता है, इसके बीच में कोई रहेगा, राइट? दैट मीन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तब उसको क्या बोलते हैं? कोलोइड। तो इसके एग्जाम्पल याद होंगे आपको, क्या होगा? जैसे ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, उसका साइज इस रेंज में रहता है। या आप जो मिल्क की बात करते हो, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसका साइज क्या होता है? इस रेंज में रहता है। तो ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कोलोइड के। और अगर साइज ग्रेटर देन 10⁻³ एंगस्ट्रम से ज्यादा होगा, मतलब 1000 एंगस्ट्रम से पार्टिकल का साइज क्या हो जाए? सॉल्यूट्स का पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाए, तब उसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, पानी में क्या करो? मिट्टी, ईटा, पत्थर जो भी डालना है डाल दो, राइट? पार्टिकल साइज जो आप नेकेड आई से आपको दिख जाए, दैट मीन्स पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि आपको खुली आंख से उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, तब तुम देख पाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इंटायर क्लासिफिकेशन। और अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब एलिमेंट आपको पता है क्या होता है? कोई भी एटम्स, तो किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल पार्टिकल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एटम्स। और जब यही एटम किसी रेशियो में मिल जाता है, मतलब कंपाउंड क्या होगा? कि एटम किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करता है? कंपाउंड का। और किसी कंपाउंड के सिंगल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? ये चीज समझ में आ गया? एलिमेंट के सिंगल पार्टिकल को एटम और कंपाउंड के सिंगल पार्टिकल को मॉलिक्यूल। और एटम जब किसी फिक्स्ड रेशियो में मिलता है तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे H2O है तो पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा और रेशियो क्या रहेगा? 2:1 का। तो आप जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 1:2। तो आप सिंपली बता सकते हो कि एटम जब किसी फिक्स्ड रेशियो में मिलता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो राइट, तो मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसको जब आप आगे की क्लास में जाओगे, क्लास 10th में, तो एक चैप्टर ही आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके अलावा 12th में जाओगे तो भी वहां पढ़ोगे क्या होता है, राइट। उसके अलावा आपने थोड़ा बहुत क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल बिहेवियर्स क्या होता है। सिमिलरली कंपाउंड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, ह्यूमन है, एनिमल है, कोई भी है, और कार्बन इसमें एसेंशियल रूप से प्रेजेंट रहेगा, राइट। लिविंग कंपाउंड क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है और इसमें क्या रहेगा, कार्बन एसेंशियल रूप से अवेलेबल रहेगा। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, जैसे NaCl है, CO2 है, H2SO4 है, राइट, H2O वाटर है, ये सब क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता है। पानी आपको नदी, तालाब, झरने कहीं भी मिल सकता है, राइट। NaCl है, नमक है, आपको समुद्र से मिल जाता है।
तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें कार्बन का होना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ कार्बन का होना कंपलसरी है, बट यहाँ कार्बन का होना कंपलसरी नहीं है, पहला पॉइंट। और दूसरा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जबकि ये क्या मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये था आपका इंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। इसमें कुछ एक पार्ट्स रह गए, इंटर कन्वर्सन ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके अलावा ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो तब तक गाइज आप इसको देखते रहिए, हम आगे के वीडियोज को लेके भी आएंगे आपके लिए। थैंक यू।